आज हमारे साथ सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के नतीजे और बिजनेस आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका जी मौजूद हैं। और पहले तो हम आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। कंपनी 1986 में शुरू हुई थी। प्लाईवुड, विनियर, लैमिनेट्स, एमडीएफ, पार्टिकुलर बोर्ड और एलाइड प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। और इसके अलावा कंपनी अगर देश में इस सेगमेंट की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। और केशव जी के बारे में अगर आपको बताएं तो वाविक यूनिवर्सिटी यूके से बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्री उन्होंने ली है। आज कंपनी हमारे साथ जुड़ी है उनके नतीजों पर बात करने के लिए। नतीजे 13 नवंबर को आए थे कंपनी के, और चलिए अब उस पर शुरुआत करते हैं। आय की अगर बात करें तो 18% की ग्रोथ नजर आई है। कामकाजी मुनाफा लेकिन घटा है, मार्जिन में भी दबाव और मुनाफा भी घटा है कंपनी का करीब 60% के आसपास। तो चलिए हमारे साथ केशव जी जुड़े हुए हैं। केशव जी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना जी बिजनेस को। सर, नतीजे काफी मिक्स्ड नजर आ रहे हैं इस क्वार्टर। आय में तो बढ़त दिखाई दे रही है लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव है। तो सबसे पहले तो ये मार्जिन के नंबर्स बताइए। 14.5% से घटकर 9.4% आ गए हैं। ये मार्जिन में दबाव की क्या वजह थी और आगे के लिए क्या आउटलुक है आपका? गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। देखिए, मार्जिन पे जो दबाव था वो एक्सपेक्टेड था। अगर आप सेगमेंट वाइज इसको ब्रेक करेंगे तो जो हमारा प्लाईवुड सेगमेंट है उसमें हमने मार्जिन की गाइडेंस दी थी 12 से 14, और हम 14% से ऊपर हैं। एमडीएफ सेगमेंट में हमने एक नई कैपेसिटी लाई है और इस कारण जो कंसोलिडेटेड मार्जिन है वो आपको वीक दिख रहे हैं। एमडीएफ के अंदर रॉ मटेरियल प्राइसिंग प्रेशर भी था, लेकिन हमने अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ की है। और मुझे दिख रहा है कि जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर था वो अब पीक हो गया है। मतलब कि गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन में आपको रिकवरी दिखनी चाहिए, क्योंकि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आंध्रा यूनिट की बढ़ रही है। और साथ ही साथ नवंबर में हमने एक प्राइस इंक्रीज भी लिया है। तो जो पहले रॉ मटेरियल मतलब टिम्बर के ऊपर प्राइस जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था उसे हम प्राइस इंक्रीज के फॉर्म में पास नहीं कर पा रहे थे टू द मार्केट। अब वो ट्रेंड रिवर्स होने पे आ गया है और टिम्बर प्राइसेस धीरे धीरे करके जैसे मार्केट में पास ऑन होंगे वैसे ही एमडीएफ में मार्जिन इंप्रूव करने चाहिए। लैमिनेट्स के अंदर हमने अपने वॉल्यूम गाइडेंस और प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस दोनों को मिस किया है। इस सेगमेंट में जो हमारी नई कैपेसिटी आई आंध्रा में उसे रैंप अप करने में हमें जितना समय लगा था कि हम कर पाएंगे उससे अधिक समय लग रहा है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि H2 के अंदर हम लैमिनेट में भी 10% की वॉल्यूम ग्रोथ का वैल्यू ग्रोथ और 10 से 12% एबिटा मार्जिन पे वापस लौट के आएंगे। पार्टिकुलर बोर्ड में हमारी एक नई कैपेसिटी आ रही है, लेकिन जब तक वो कैपेसिटी नहीं आती है तब तक वॉल्यूम इसमें स्टेबल रहेगा, वैल्यू स्टेबल रहेगा, लेकिन मार्जिन प्रेशर क्योंकि टिम्बर प्राइसेस बढ़े हुए हैं रहेगा। मिस्टर भजंका, वंस अगेन वेलकम। सर, मुझे ये बताइए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन इसमें 15% की ग्रोथ दिखी है, लेकिन जब हम होम अप्लायंसेस सेगमेंट को देखते हैं तो यहाँ 5% का डिक्लाइन दिख रहा है। अब इस तरह का जो डाइवर्जेंस है परफॉर्मेंस में, इसको आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, क्या है कि अभी अगर आप होम फर्निशिंग होम फर्नीचर सेगमेंट देखें तो यहाँ पे द जर्नी बिगिंस व्हेन इट गोज फ्रॉम अ हाउस टू अ होम। मतलब जब आदमी जब कोई घर के अंदर मूव करता है, अपने फर्नीचर का काम शुरू करता है, तब जाके इस सेगमेंट में आपको ग्रोथ दिखती है। हमारी 70% से ऊपर तो न्यू होम डिमांड न्यू होम से आती है। तो इस कारण से जब तक वो साइकिल शुरू नहीं होता है, जो इलेक्ट्रिक में आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख रहा है, उसके अंदर बिल्डिंग के अंदर जब बिल्डिंग बन रहा होता है तभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की काफी रिक्वायरमेंट आती है। हमारे प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट तभी आता है जब उस घर के अंदर फैमिली मूव करने के पहले अपना फर्नीचर बनाना शुरू करे। तो मुझे लगता है कि टाइम लैग है, लेकिन मार्केट में वीक सेंटिमेंट होते हुए भी हमने 18% से अधिक पे ग्रो किया है। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया के लिए, सारे रियल एस्टेट कंपनीज के लिए, सारे रियल एस्टेट एंसिलरी प्रोडक्ट्स के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। सब मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के इम्पैक्ट को अगर हटा दें, जो कि आपने बताया कि कुछ रीजंस भी आपने हाईलाइट किए जिस वजह से ये दबाव था। आय में बढ़त दिखी है करीब 19% के आसपास की, और आपके पाइपलाइन में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कुछ प्लान है। उसके बारे में कुछ बताइए। आपके रेवेन्यू में वो किस तरह से आने वाले समय में रिफ्लेक्ट करेगी और किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप उसकी वजह से देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है।
इस साल भी जो रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, डेफिनेटली हमारे प्लाईवुड सेगमेंट में ग्रोथ आई है, बट उसके छोड़ के जो एमडीएफ सेगमेंट में ग्रोथ आई है, ये नए कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से ही आई है। और मुझे दिखता है कि आगे जाके हम इस कैपेसिटी को और यूटिलाइज कर पाएंगे, हम इसमें और ग्रोथ दे पाएंगे। तो एमडीएफ सेगमेंट एक अच्छे ग्रोथ रेट पे पड़ेगा। पार्टिकल बोर्ड सेगमेंट के अंदर आज हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, तो इसे एड्रेस करने के लिए हमने पार्टिकल बोर्ड में डिसाइड किया है कि एक नया यूनिट हम लगाएंगे, और ये यूनिट Q4 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। तो इसके बाद अगले साल हमें पार्टिकल बोर्ड में सब्सटैंशियल रेवेन्यू ग्रोथ दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टेप्स हमने लिए हैं, इससे हमें नियर फ्यूचर में और मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी अच्छी ग्रोथ आएगी। केशव जी, आपकी आंध्र प्रदेश एमडीएफ यूनिट के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने रियलाइजेशन में 8% का इम्प्रूवमेंट देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन ऑपरेटिंग लॉस यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। आप बता सकते हैं कि किस कारण से इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और क्या स्टेप्स आप उठाएंगे कि अगले क्वार्टर में एबिटा में पॉजिटिविटी देखने को मिले? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये था कि सितंबर में हमें एक अनएक्सपेक्टेड शटडाउन लेना पड़ा था, लेकिन वो अब हमने रेक्टिफाई करके उसके जो इम्पैक्ट था उसको नलिफाई कर दिया है। दूसरा, इसमें एक हिडन लॉस है जो फॉरेक्स लॉस है, जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है, उसके लिए हमने जो लोन लिया है बायस्ट्राइड के फॉर्म में, वो हमने लिया है इन यूरो। यूरो की प्राइस सडनली सितंबर महीने में, आपको याद होगा, बढ़ गई थी, और इस कारण से एक नोशनल लॉस बुक्स में दिख रहा है जो फॉरेक्स लॉस के अकाउंट पे है। अब अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो वो लॉस रिवर्स भी हो चुका है, और मुझे लगता है कि अगर अपने फॉरेक्स कंपोनेंट को हटा दे, तभी भी हमें इस क्वार्टर में एक अच्छी एबिटा मार्जिन मिलनी चाहिए आंध्रा में। और गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि H2 के अंदर हम डेफिनेटली एबिटा पॉजिटिव हों। सर, हम देख रहे हैं कि स्पेस में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स भी हैं स्पेस में। तो आप कंपटीशन को आने वाले समय में क्या स्ट्रैटेजी आपकी ऑन प्लेस है कि इस कंपटीशन को आप फेस करें, क्योंकि इसका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हम देखते हैं मार्जिन पे पड़ता है। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी आपकी कंपटीशन को फेस करने के लिए? देखिए, हमारी इंडस्ट्री में अनऑर्गेनाइज कंपटीशन तो काफी सालों से ही रहा है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री कम है, कीपेक्स बहुत अधिक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही है, हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है, हमने ब्रांड एंड मार्केटिंग के ऊपर सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट किया है, हमने इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा किया है, हमने अपने सप्लाई चेन के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है, और हमारे सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट की है। हमने कैपेसिटीज, जैसे आज आप देखेंगे तो सिर्फ सेंचुरी और शायद एक और कंपेटिटर एमडीएफ में होंगे, जिनके दो अलग अलग लोकेशन पे यूनिट्स है, तो पूरी इंडिया को वो लॉजिस्टिकली लोएस्ट कॉस्ट पे केटर कर पाए। तो हमने केपेक्स सही समय पे सही जगह पे की। तो मुझे लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से अनऑर्गेनाइज्ड के कंपटीशन के बावजूद भी हम मार्केट शेयर गेन करेंगे। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में देख रहे हैं तो ये एमडीएफ, प्लाईवुड, इनमें साबित भी हुआ है। राइट मिस्टर भजंका, थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने कंपनी के नंबर्स के हाइलाइट्स भी दिए और साथ ही उसका आउटलुक भी बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मार्केट